हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो पिछले वीडियो में हमने वेक्टर के क्वेश्चन किए थे, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के अंदर हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को निपटाएंगे। तो हमारे पास पहला सवाल क्या दे रखा है कि एक ओपन ग्राउंड है जिसमें एक साइकिलिस्ट जो है वो हमेशा 60 डिग्री पे टर्न लेता है अपने लेफ्ट में हर 500 मीटर कवर करने पर। मतलब साइकिल वाला क्या करता है, ऐसे गया और 500 मीटर चलने के बाद अपने लेफ्ट में 60 डिग्री मुड़ जाता है, फिर ऐसे गया 500 मीटर चलने के बाद फिर लेफ़्ट मुड़ गया, फिर ऐसे गया, फिर 500 मीटर चलने के बाद 60 डिग्री में लेफ़्ट ले लिया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे। मतलब इसको मैं ब्लैक बोर्ड पर कैसे दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। तो कहीं से तो उसने स्टार्ट करा होगा, लेट्स से उसने यहाँ से स्टार्ट करा है, ठीक है, और यहाँ पर उसने अपना पहला टर्न लिया, मैंने 1 लिख दिया है, और ये कितना है, 500 है। अब उसने कितने डिग्री का टर्न लिया है, सर जाना चाहिए था सीधा, यहाँ से 60 डिग्री मुड़ गया ऐसे, ये वाला एंगल बेटा 60 डिग्री है। फिर 500 चला, अब जाना चाहिए था ऐसे, तो अपने इस रास्ते से 60 डिग्री लेफ्ट में मुड़ गया ऐसे 500, और ये वाला एंगल कितना, 60। फिर जाना चाहिए था ऐसे, यहाँ से 60 डिग्री मुड़ गया लेफ्ट में ऐसे। फिर जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन लेफ्ट में मोड़ना है 60 डिग्री ऐसे। फिर यहाँ से जाना चाहिए था इसको ऐसे, 500 मीटर चलने के बाद फिर यहाँ से इसने लेफ्ट लिया ऐसे, तो वापस वहीं पहुँच गया जहाँ से चला था, है ना। तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 60 डिग्री। मतलब इनिशियल चला और फाइनल भी इसी पर आ गया, है ना। यहाँ पहला टर्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और यहाँ पर छठा, फिर यहाँ पर सातवां, और फिर यहाँ पर 8वां। क्योंकि अपने को 8 टर्न तक बोल रखा था ना, इसलिए मैंने सारे टर्न्स लिख के दिखा दिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, सवाल को पहले भूल जाओ, जो आपने डायग्राम बनाया पहले उसको समझो। 500 500 500 500 500 500 सारी साइड्स बराबर है, ठीक है सर। और टोटल कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड्स, चारों साइड्स बराबर हैं। तो ये बन गया बेटा रेगुलर पॉलीगन। क्या बन गया, रेगुलर पॉलीगन। बेटा वेक्टर के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर है ना, अगर आपको वेक्टर पे कमांड पकड़नी है ना, तो एक सीक्रेट की बात बताता हूँ। आप 6 से लेकर 8 तक की ना जो आपकी ज्योमेट्री है, आप उसको अच्छे से दोबारा रिवाइज करो। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे सवाल, एडवांस लेवल तक के सवालों के अंदर बेटा बेसिक 6 से लेकर 8 तक की जो ज्योमेट्री है ना, वही काम में आती है। मैं आपको ये सवाल ज्योमेट्री से करके दिखाऊंगा, मैं इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं करने जाऊंगा, है ना। कोई फालतू का कोई सोल्यूशन नहीं है कि मैं ऐसे वेक्टर करूंगा, ना ना ना, कुछ भी नहीं। बहुत ही सिंपल, साफ सुथरा, सिंपल ज्योमेट्री से इसको करेंगे हम लोग। भाई वेक्टर का मतलब ज्योमेट्री तो है। चलो पहला सवाल देखते हैं, थर्ड टर्न। चलो भाई तीसरा टर्न कहाँ है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सर्कल बना दिया, मुझे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो पहले पार्ट में बेटा डिस्टेंस तो मतलब पाथ होता है, इसका तो डायरेक्शन से कोई लेना देना है ही नहीं। 500 500 500, तो डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, सर 1500 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, बेटा डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि इनिशियल से फाइनल को जोड़ने वाली जो लाइन होती है, उस लाइन की लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मैं जब आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर और डिटेल में जानेंगे, तो पहले ही पढ़ लो ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन, उस लाइन की जो लेंथ होती है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो सर दिखा देते हैं, लो बेटा ये है डिस्प्लेसमेंट, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ आपको समझ में आ सके। डिस्प्लेसमेंट, मेरे को ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं वेक्टर लॉ खेलूँ, है ना, या मैं ज्योमेट्री को याद कर लूँ। किसको याद कर लूँ, ज्योमेट्री। तो ध्यान देखना, मैं आपको यहीं पर काम की चल रहा हूँ बेटा, ध्यान समझना। इसको बहुत सारे लोग खामा में इसको वेक्टर में उलझा देते हैं। अपन तो बेटा देखो, अपने को ज्योमेट्री आती है तो हम तो ज्योमेट्री से करेंगे, क्यों ना करें जब हमें वो चीज़ आती है। तो
है ना। जो सिंपल किसी भी चीज़ को करने का सिंपल तरीका, वही तो हमें ढूंढना होता है। ये डायगोनल बना दिए मैंने बेटा ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये वाली साइड ए ए ए ए ए ए अपना रेगुलर पॉलीगन है, तो मुझे पता है ये वाला एंगल 60 होगा। अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ दूँ और इसको यहाँ से जोड़ दूँ, तो बेटा ये वाली जो लेंथ होती है, ध्यान से देखना बेटा, ये वाली जो लेंथ होती है ये होती है √3 टाइम्स ए। ये वाली जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? √3 टाइम्स ए। और अगर मैं इस लाइन की बात करूं, इस लाइन की बात करूं, तो बेटा इस लाइन की लेंथ हो जाएगी 2a और इस लाइन की लेंथ भी कितनी हो जाएगी? 2a। तो सर ये वाली लाइन भी कितनी हो जाएगी? बेटा ये भी आपकी 2a हो जाएगी। देखो इधर, यहाँ से यहाँ तक √3a, यहाँ से यहाँ तक √3a, ये 2a 2a 2a। सिंपल ज्योमेट्री, मतलब वेक्टर का कोई झंझट ही नहीं है भाई। मैं क्यों इसको जबरदस्ती आपको वेक्टर से करके कंफ्यूज कराऊं। अब ज्योमेट्री से मुझे बताओ, इस लाइन की लेंथ ही तो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, बोलो हाँ कि ना। सर बिल्कुल है। तो इस लाइन की लेंथ तो मुझे ज्योमेट्री से पहले से पता चल गई, कितनी होगी सर? 2a, और a कितना है यहाँ पर? 500। तो कितना आंसर आ गया बेटा? 1000। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा? 1000 मीटर। अब मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, मैं ज्योमेट्री लगा के कर सकता हूँ। मैं यहाँ से परपेंडिकुलर खींचूंगा, ए वेक्टर बी वेक्टर, क्यों करूँ मैं ऐसा? हाँ, अगर आप मुझे बोलोगे कि सर आप इसी साइक्लिस्ट वाले सवाल को वेक्टर से करके दिखाओ, तो मैं कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट से मेरे को बताना, मैं कर दूंगा। लेकिन मैं जब इस सवाल को बेसिक ज्योमेट्री से कर सकता हूँ, तो मैं क्यों आपका टाइम वेस्ट करूँ? सिंपल बात है, हमें तो अप्रोच सीखनी है ना। ठीक है जी, तो पहला सवाल तो हमारा निपट गया। दूसरा सवाल देखते हैं जरा। सेकंड पार्ट में 6th टर्न पे निकालना है। तो 6 टर्न मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 टर्न। तो डिस्टेंस कितनी होगी? 500 500 500 500 500 500। कितने बार जोड़ा भाई? 6 बार जोड़ा, यानी कि 3000। लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, बेटा एक बात बताओ, जहां से चले वहीं पर वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? सर 0। जहां से चले और जहां पर वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0 हो गई। तो बेटा बी वाले का आंसर तो और जल्दी आ गया। चलो अब मैं सी वाले पार्ट को देखता हूं, 8th टर्न। तो बेटा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, डिस्टेंस पहले पूछता हूं। बेटा एक बात बताओ, जब उसने पूरे 6 टर्न मार दिए तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी? 3000। अब कितना आगे गया? 500 और 500 तो 1000। तो कितना आ जाएगा बेटा? 4000 मीटर डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या बताया है? इनिशियल और फाइनल को जोड़ने वाली जो लाइन होगी उस लाइन की लेंथ। तो पहले जोड़ते हैं, इनिशियल से फाइनल, है ना, ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे ये पता करना है, तो बेटा इसके लिए तो ध्यान से देखो, सीधा सीधा दिख रहा है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, और ये रहा अपन का रिजल्टेंट वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट ही तो है। और ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो भाई ये तो डायरेक्ट अपना रिजल्टेंट का फॉर्मूला लग गया। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सर बराबर है। तो मेरे को तो पहले से पता है। मेरे को क्या, आपको ही पता है। अगर मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर के बराबर होते तो 2 टाइम्स दोनों में से किसी का भी मैग्नीट्यूड और कॉस। बेटा इनके बीच का एंगल 60, लेकिन 60 का क्या करना है? आधा। अब इसको सॉल्व कर लेना बेटा, इतना तो सॉल्व कर ही लोगे, क्या दिक्कत है। तो देखा हमने इस सवाल को बेसिक ज्योमेट्री से भी किया है। आपको यही तो करना है। मैंने ये सवाल जानबूझ के पिक करा है ताकि आपको ये समझा सकूं कि वेक्टर के सवाल के अंदर 2 ही तरीके हैं, या तो आप कॉम्प्लेक्स तरीके से ट्रायंगल बना लो, एंगल वगैरह देख कर रिजल्ट निकालो, या आप उसकी ज्योमेट्री पकड़ लो। ज्योमेट्री पकड़ोगे सवाल बहुत जल्दी बन जाएगा। सिंपल ज्योमेट्री का ही तो सवाल है ये। तो ये सवाल समझाने का मेन पर्पस ये था कि आपको हेक्सागन सिखाना था, हेक्सागन की कुछ प्रॉपर्टीज बतानी थी। अब ध्यान रखना, सुनो ध्यान से, जब सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे ना, उसके अंदर फिर से ये सवाल आएगा और उसमें आपका सेंटर ऑफ मास पूछेगा, तो आपकी मदद करेगी ये ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से आप सारे कोऑर्डिनेट लिख सकोगे। चलो वो तो जब वहाँ पढ़ेंगे तब देखेंगे।
चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं जनाब। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है हमारे पास, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज, कितना दे रखा है हमें, 17 एंड 7, 17 एंड 7। क्या पूछा है हमसे, अच्छा दीज वेक्टर्स आर एट राइट एंगल, ये दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। पहले सवाल को पढ़ते हैं, है ना बेटा। मैक्सिमम वैल्यू सुनकर मुझे एक चीज समझ में आ गई, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब बताया था थीटा बराबर 0, तो रिजल्टेंट को लिखेंगे a प्लस बी। बेटा ध्यान रखना ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसी की वैल्यू तो हमें कितनी दे रखी है, 17, तो ये लो बेटा। अब उसने मिनिमम बोला है, तो बेटा मिनिमम वैल्यू के लिए थीटा बराबर कितना होता है, 180, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी। बेटा याद करो हमने सीख रखा था, अब मैंने a में से b को माइनस करा, इसका मतलब मैंने a को बड़ा माना है और b को छोटा माना है, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 7। बेटा ये रिजल्ट है, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब दोनों को ऐड कर दो, मिनिमम वैल्यू का मतलब दोनों को माइनस कर दो। अब ये तो सिंपल 10th क्लास की लीनियर इक्वेशन बन गई, दोनों को ऐड कर दो, b ने उड़ा दिया, 2a 24, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो बेटा b बराबर बता, a को यहाँ पर रख, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 5। अब उसने रिजल्टेंट पूछा है, तो भाई a वेक्टर जो कि 12 था, b वेक्टर जो कि 5 था, और बीच का एंगल 90 डिग्री, तो अपन को रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। बेटा याद करो दो वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री बनता है तो हम तो सीधा पाइथागोरस लगाते हैं, सीधा क्या लगाते हैं, पाइथागोरस। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 13। ये तो कर ही सकते हो यार, 25 और 144 कर देना, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, सिंपल। इस सवाल में कोई ऐसा खास दम था नहीं, बस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को समझना था। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फोर्सेस, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फोर्सेस विल गिव जीरो रिजल्टेंट। हाँ ये वाला बढ़िया सवाल होगा। 4 ऑप्शन कौन कौन से अपने, पहला ऑप्शन क्या है, 1 2 4, 1 2 4। दूसरा ऑप्शन क्या है अपना, 3 1 1, 3 1 1। तीसरा ऑप्शन 17 18 5, 17 18 5। लास्ट का ऑप्शन क्या है हमारे पास, 10 2 13, 10 2 13। 3 वेक्टर्स हैं बेटा, फोर्स तो वेक्टर ही होता है, 3 वेक्टर हैं, अपन को रिजल्टेंट 0 चाहिए। तो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करते हैं और देखो जरा, 3 वेक्टर को जोड़ने पर अगर 0 चाहिए तो इसको हम ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली, 3 वेक्टर को जोड़ा और 0 कर दिया। अब याद करो मैंने बता रखा था इसकी कंडीशन क्या थी कि किसी भी 2 को उठा लो और उनको ऐड कर दो और उनको माइनस कर दो, है ना। तो अगर मैंने a और b को उठाया तो a और b को प्लस करने पर, a और b को माइनस करने पर जो वैल्यूज आएंगी बेटा वो वैल्यूज की लिमिट ऐसे होगी। नहीं आया समझ में भाई, आपको 3 वेक्टर में से कोई भी 2 उठाने हैं, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को माइनस कर दो। अब जो इन दोनों की वैल्यू होगी वो c की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच में आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो पहले वाले को उठाते हैं, आराम समझते हैं, 1 2 4। मैं इसमें सबसे पहले 1 और 2 को पिक कर रहा हूँ, 1 और 2 को। अब पहले काम करो, इसको ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। ऐड करोगे तो 3 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा। तब मुझे बताओ जो 1 + 2 वाली वैल्यू है, जो 1 + 2 वाली वैल्यू है
वो होगी मैक्सिमम वैल्यू, वो हो गई कैसी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि 1+2 की वैल्यू 3 आई है, ठीक है, और तीसरी क्या है 4 है। तो बेटा एक बात बताओ, ये जो 3 आया है वो 4 से बड़ा है कि छोटा है? सर तो 4 से तो अरे उल्टा कर दिया, छोटा है। लेकिन मैंने क्या बताया बेटा, सम ऑफ एनी टू साइड्स, किसी भी दो साइड का सम बड़ा होना चाहिए किससे, तीसरी साइड्स के। बेटा यही लिखवाया था इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप बताओ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर 1 और 2 को जोड़ने पर 3 आया है, क्या 3 4 से बड़ा है? नहीं सर। तो क्या दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा आ रहा है? नहीं सर, ये तो यहीं फेल हो गया। मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि 1+2 सम ऑफ एनी टू साइड्स कितना आ गया 3, ये 3, तीसरी साइड अगर मैंने इसको पहली साइड मानी, इसको दूसरी मानी, तो ये मेरी तीसरी साइड हो गई। तो बेटा ये तो बड़ा होना चाहिए ना, गलत हो गया। अगर ये नंबर इससे बड़ा होता तो सही हो जाता, इसका मतलब बेटा इससे रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा। चलो बी वाले को पकड़ते हैं। आप पहले बस किसी क्या करो, किसी भी दो वैल्यूज को उठा के जोड़ो। 1+1 कितना होता है सर? 2 होता है। क्या 2 3 से बड़ा है? नहीं सर, 2 3 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दो साइड्स को जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए, नहीं आ रहा है। चलो इसको देखते हैं। अब इसमें मैंने इन दोनों को उठा लिया, 18 और 5 को। बेटा जोड़ो, 18 5 कितना होता है 23। क्या 23 17 से बड़ा है? यस सर। एक और उठाओ, 17 18 को उठाओ, 17 18 कितना होता है 35। क्या 35 5 से बड़ा है? यस सर। चलो 17 और 5 को उठाओ, तो 17 और 5 कितना 22, 18 से बड़ा है? यस। यानी किसी भी दो साइड्स को उठा लूँ मैं अगर, तो उनका सम तीसरे से हमेशा बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये नेट 0 देगा मुझे। सेफ साइड के लिए इसको भी चेक कर लेते हैं बेटा, ध्यान से देखो। अगर मैं 10 और 12 को उठाऊं तो 12 आएगा। क्या 12 13 से बड़ा है? नहीं सर। तो आपको समझ में आया? ये वाली जो 0 रिजल्टेंट वाली कंडीशन वो ऐसे थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवाया था, इसको हमने अब सवाल के थ्रू समझाया। ये आ जाता है, ये बहुत अच्छा सवाल है, रिपीट बहुत बार अच्छे से मॉड्यूल के अंदर आपको पहला दूसरा सवाल यही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल कंडीशन याद रखनी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास? देखो फिर से वही सवाल है। ABC 3 वेक्टर हैं जिनको जोड़ने पर 0 आ रहा है, ठीक है, और उसने बोला आउट ऑफ 3 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स आर इक्वल एंड magnitude of third vector is √2 times of either vector। तो हमें पता करना है फाइंड एंगल बिटवीन ऑल वेक्टर्स। जितने भी वेक्टर्स हैं सबके बीच का एंगल पता करना है। बहुत ध्यान से देखना बेटा, मैं इसको कोई लंबे चौड़े तरीके से नहीं करूंगा, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आपको सवालों को क्लिक कैसे करना है। बहुत सारी गिवन कंडीशन दे रखी है। सबसे पहले कंडीशन तो ये है कि 3 वेक्टर का सम 0 है। इसका मतलब बेटा इसके लिए ट्रायंगल कैसे बनेगा? ए वेक्टर, बी वेक्टर और यहीं से आ जाएगा सी वेक्टर। बेटा नोटिस करो, अब कि मैंने ए से चला बी तक, बी से चला सी तक, वापस आ गया, तभी तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 0 आएगा। अगर मैं इस सी को ऐसे ना रख के ऐसे लिख देता तो ए प्लस बी बराबर सी आ जाता, 0 थोड़ी ना आता। अच्छा अब चेक करो उसने क्या बोला है। किसी भी दो का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मान लो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड मैंने क्या कर लिया? बराबर मान लिया। लेट बेटा मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो तीसरी साइड है वो इन दोनों की √2 टाइम्स है, यानी कि सी वाला जो मैग्नीट्यूड है वो √2 टाइम्स ए के है या फिर √2 टाइम्स बी के है। ले देकर ये ट्रायंगल ही तो बन रहा है, तो क्यों ना मैं चेक कर लूँ ये आखिर है कौन सा ट्रायंगल। बेटा भाई मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको वेक्टर पे कमांड पकड़ना है तो 6 से लेकर 8 तक की ज्योमेट्री अच्छे से रिवाइज कर लो।
उसमें देखा गया है कि ट्रायंगल को पहचानने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस। अगर दोनों बराबर आ गए तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। करके देखते हैं बेटा। हाइपोटेन्यूस को हमेशा बड़ी साइड माननी है, वैसे गवारों की तरह कुछ मत रख देना, थोड़ा सेंस लगाओ। हाइपोटेन्यूस बड़ा होगा तो बेटा ए अगर मैंने x माना है, b मैंने x माना है, तो c क्या होगा √2x। तो बताओ बड़े कौन सा हो गया, c वाला। अब मैंने x मान लिया ना, अपनी पता थोड़ी ना है, 1 मान लो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने तो x ये लिख दिया कितना, √2x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। देखिए भाई ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। देखो चेक हो गई कंडीशन। इसका मतलब ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। पर राइट एंगल बनाना कहाँ ये भी समझो। आपका हाइपोटेन्यूस बड़ा है और P और B के बीच में, तो ध्यान से देखना बेटा, ये भी सीखो इस तरीके से, है ना, ऐसे। और यहाँ 90 डिग्री और ये है आपका C वेक्टर ऐसे। ये रहा A वेक्टर, ये रहा B वेक्टर। भाई C वेक्टर सबसे बड़ा है तो इसको मैंने हाइपोटेन्यूस मान लिया है। और C वेक्टर कितना है भाई √2x, ये कितना है x, ये कितना है x, ये एंगल कितना हो गया 90। अब एक काम करो ना, इतना क्या घबराना, इस एंगल को अल्फा मान लो, इस एंगल को बीटा मान लो। बेटा साइन अल्फा निकाल देते हैं। चलो भाई साइन अल्फा कैसे निकालोगे बेटा, हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है, एंगल को सामने परपेंडिकुलर होता है और जो बच गया वो क्या होता है, बेस होता है। तो साइन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है x, हाइपोटेन्यूस है √2x, कट गया। ये 1/√2 कब आता है सर 45 पर, ठीक है सर। ये वाला एंगल कितना आ गया 45। अभी तुम खुद बताओ, ये 90 45, तो बेटा ये वाला एंगल भी कितना होगा 45। एंगल सम प्रॉपर्टी। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, तो बेटा गवारों की तरह मत कह देना, मैंने आपको सिखा रखा है। पहले आपको ये देखना है कि दोनों हेड टेल है कि टेल टेल है। एंगल हमेशा दोनों के बीच का होता है। अब इसको मैं इधर ध्यान देखना, इसको इधर बनाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान समझना। हम लोगों ने पैरेलल शिफ्टिंग पढ़ रखी थी, ये बना दी मैंने वाई एक्सिस, ये बना दी मैंने एक्स एक्सिस। ए वेक्टर को उठाओ और यहाँ पर रखो ऐसे, ठीक है। बी वेक्टर को उठाओ यहाँ पर रखो ऐसे। सी वेक्टर ऐसे। बेटा क्वाड्रेंट कैसे चेक करना बताया था, सी वेक्टर के यहाँ पर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो 1 2 3 तीसरे क्वाड्रेंट में है, तो ये गया मेरा सी वेक्टर। अब देखो ध्यान से, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री, सिंपल। अब यहाँ पर देखो जरा, अब मेरे को पता करना है कि B और C के बीच में, तो भाई देखो जरा, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 180 में से 145 माइनस करो 135, और इधर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 135। ये तो वैसे भी हो गया। अब एक बात बताओ, कहीं भी हेड टेल जुड़ा होता है तो एंगल अंदर होता है कि बाहर होता है, सर बाहर होता है। इसका मतलब C और A के बीच में कितना एंगल है, C और A के बीच में कितना एंगल आ गया बेटा 135। अच्छा यहाँ पर देखो हेड टेल, तो एंगल कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। तो A और B के बीच में कितना एंगल हो गया 90। अब देखो B और C हेड टेल है, हेड टेल का मतलब बाहर एंगल कितना बना 135, तो B और C के बीच में कितना एंगल बन गया, B और C के बीच में कितना बन गया 135। अब आपके लिए काम क्या करना है, ये एंगल्स इधर से निकाल के दिखाने हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसकी पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ कैसे करोगे। और कोई फंस जाए तो वीडियो नंबर 2 को याद कर लेना, मैंने उसके अंदर सेम यही चीज़ बता रखी है। मैंने शॉर्टकट बता दिया, डायरेक्ट ऐसे कोई उठा के यहाँ पर भी कर सकता है। आंसर हमेशा कैसा आएगा, सेम आएगा। हेड टेल में एंगल हमेशा बाहर बनेगा, हेड टेल में बाहर, हेड टेल में बाहर। तो ये अच्छा सवाल था, ठीक है, इसको समझना ध्यान से। एक क्वेश्चन और लेते हैं और बस फिर आज का इसको निपटाते हैं। ठीक, मेरे पास बेटा 5 इक्वल फोर्सेस हैं
और सबका मैग्नीट्यूड मुझे 10 न्यूटन दे रखा है और किसी पॉइंट पर अप्लाई कर रखा है मैंने, अप्लाइड एट अ पॉइंट, और मैंने खुद बोला है एंगल्स बिटवीन देम आर इक्वल। तो मुझे पता करना है रिजल्टेंट। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, इस पे स्टार बना लेना, ये 12th क्लास के अंदर तक इस्तेमाल होगा। 5 इक्वल फोर्सेस हैं, सबका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है 10 दे रखा है, किसी पॉइंट पर अप्लाई कर रहे हैं, सबके बीच का एंगल पता करना है। तो ध्यान देखना, पहले इस बात को समझो कि सारे फोर्सेस बराबर हैं और सबका मैग्नीट्यूड 10 है, ठीक है, और लगाना है ट्रायंगल। सर 5 से ट्रायंगल नहीं बनता है, तो 5 से बनता क्या है, दिमाग को जोर डालो। ट्रायंगल बनता 3 साइड से, और मैंने दे रखी है 5। 3 वेक्टर का मतलब 3 साइड, 5 वेक्टर का मतलब 5 साइड, तो बनेगा पेंटागन। क्या बनेगा, पेंटागन। और मैंने सबका मैग्नीट्यूड बराबर दे रखा है, तो 6 से लेकर, फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 6 से लेकर 8 तक की ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ लो, सवाल कुछ भी नहीं है वेक्टर के। अगर पांचों साइड्स बराबर हैं तो रेगुलर पेंटागन बनेगा, रेगुलर पेंटागन बनेगा। तो पेंटागन कैसे बनता है, एक साइड, 2 साइड, तीसरी, सॉरी बेटा, दूसरी, तीसरी, चौथी, और यहां पर आ गई 5वीं। देखो, आप बोलोगे सर मैंने ऐसा ही क्यों बनाया, क्योंकि मुझे पता चल गया बेटा कि ये रेगुलर है। याद करो, अभी मैंने हेक्सागन वाला सवाल कराया था, ओपन साइक्लिस्ट वाला, है ना, बन तो गया, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। फिर सारे बच्चे चीख चीख के बताओ भैया रिजल्टेंट कितना होगा। सर मैं अगर इनिशियल से चलूंगा तो घूम के वापस यहीं पर आ जाऊंगा, तो भैया डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ। बेटा एक बात बताओ, ट्रायंगल लॉ का मतलब डिस्प्लेसमेंट तो पता करना है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो रिजल्टेंट भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। स्टार बनाओ इसके ऊपर। अब मैं यहां पर एक काम की चीज लिखवा रहा हूं बेटा, अगर मेरे पास n वेक्टर्स हैं और सबका मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहां से 2 बात निकलेगी। अगर नेट रिजल्टेंट 0 है, नेट रिजल्टेंट क्या है, 0 है, तो एंगल बिटवीन ईच वेक्टर वो सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। कई लोग सोच रहे होंगे बहुत हाई फाई चीज पढ़ा रहे हैं। 7वीं क्लास की पॉलीगन चैप्टर उठाओगे ना, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। अगर मेरे पास n साइड्स हैं और सारी साइड्स बराबर हैं, तो रेगुलर पॉलीगन बनेगा जिसका रिजल्टेंट 0 आएगा, और सभी साइड्स के बीच का जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन ईच वेक्टर सेम होगा, और ये होगा 360 डिवाइड बाय n, दैट्स इट। और यही वाला एंगल कहाँ पर बनता है, सेंटर पे बनता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको तो स्टार बना के अपने बॉक्स में लिख देना, ये कंपटीशन तुम्हें पार करवाएगा। ये वाली चीज़ 12th के अंदर इसका बहुत भर भर के इस्तेमाल है। सिमेट्री वाले सवाल हो गए, एससी वर्मा के अंदर दे रखे हैं, बहुत सारे सवाल बन जाएंगे अपने इससे। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे और पैरेललोग्राम पर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है।